हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमोघ नर्सिंग एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी, ट्वेल्थ बायोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक इकोलॉजी, जिसमें एक चैप्टर है पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ने से पहले हम इकोलॉजी समझेंगे कि इकोलॉजी क्या होता है। तो जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी जैसे कि सबने सुना होगा, इकोलॉजी नाम उसका मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में इंटरेक्शन। कहने का मतलब जो भी यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है और जो भी एनवायरनमेंट है, उनके बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है, आपस में जो भी इंटरेक्शन होता है, उसका जो इंटरेक्शन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। जैसे कि ऑर्गेनिज्म एक एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करता है, किस तरीके से, क्या टेम्परेचर के थ्रू, पॉल्यूशन के थ्रू, या जब हम पॉल्यूशन करते हैं तो उससे क्या एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है, क्या ये एक इंटरेक्शन हो गया हमारा। अच्छा, बदले में एनवायरनमेंट हमारे साथ कैसे इंटरेक्ट करती है, टेम्परेचर बढ़ा के, रेन, क्लाइमेट, वेदर, इन सब के थ्रू हमसे इंटरेक्ट करती है। तो यहाँ पर यही जो इंटरेक्शन होता है ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में, इसे ही क्या बोला जाता है, इकोलॉजी। समझ में आया? ये जो इकोलॉजी टर्म है वो किसने दी थी, अर्नस्ट हैकल ने। और इसके जो फादर हैं वो क्या हैं, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। समझ में आया? तो ये हो गया इकोलॉजी का बेसिक डेफिनेशन और उसका टर्म। अब यहाँ पर इकोलॉजी हम पढ़ना कैसे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबको पता है, जो ह्यूमन की या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक यूनिट होती है वो किससे बनी है, सेल से। और जब कई सेल मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, टिश्यू। और जब टिश्यू मिलते हैं आपस में तो क्या बनते हैं, ऑर्गन। और जब ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि मान लो लीवर, जीआईटी, लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम। उस ऑर्गन सिस्टम का नाम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। जब किडनी एक ऑर्गन हो गया, यूरिनरी ब्लैडर एक ऑर्गन हो गया, यूरेटर एक ऑर्गन हो गया, ये जब आपस में मिलते हैं तो एक सिस्टम बनता है, जिसे कौन सा सिस्टम बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो समझ में आया, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और जब ये ऑर्गन सिस्टम सब एक साथ, सारे ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जब ये सब एक साथ मिलते हैं तो क्या बन जाता है, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब ये जब ऑर्गेनिज्म, अब यहाँ पर ये जब ऑर्गेनिज्म, जो ये ऑर्गेनिज्म लेवल है, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी की स्टडी। ये जो ऑर्गेनिज्म लेवल है, यहाँ से हम स्टार्ट क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इकोलॉजिकल स्टडी। कहाँ से, ऑर्गेनिज्म से। हमारा जो सबसे बेसिक यूनिट है वो है ऑर्गेनिज्म, इकोलॉजी का। तो इकोलॉजी का जो बेसिक यूनिट है ऑर्गेनिज्म। अब जब ऑर्गेनिज्म, सेम स्पीसीज के जब ऑर्गेनिज्म मिलते हैं आपस में, जैसे कि ह्यूमन एक ऑर्गेनिज्म हो गए। अब ह्यूमन ह्यूमन एक एरिया में मिले तो वो सारे क्या कहलाएंगे, ह्यूमन की पॉपुलेशन। मान लो बकरी है, बकरी एक एरिया में बहुत सारे बकरी हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे, बकरी की पॉपुलेशन, गोट की पॉपुलेशन। तो ऐसे करके सेम स्पीसीज के जब ऑर्गेनिज्म एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, एक एरिया पे जो प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, पॉपुलेशन। ये समझ में आ गया। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को क्या बोला जाएगा, ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सेम स्पीसीज अपने एक ग्रुप में हो, उसे क्या बोला जाएगा, पॉपुलेशन। अब जब पॉपुलेशन, अब मान लो कि एक सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म मिले, उनके ग्रुप को बोला जाता है पॉपुलेशन। अब कई सारे जब पॉपुलेशन मिलेंगे तो उन्हें क्या बोला जाएगा, जब कई सारे डिफरेंट स्पीसीज के, मान लो कि एक कोई एरिया है, उस एरिया में बकरी भी रह रहे, ह्यूमन भी रह रहे, ह्यूमन की पॉपुलेशन भी रह रही, गोट की पॉपुलेशन भी रह रही, लायन की पॉपुलेशन भी रह रही, टाइगर की पॉपुलेशन भी रह रही, प्लांट्स भी रह रहे, बर्ड्स की भी पॉपुलेशन है। तो ये सब एरिया में जब ये सारे पॉपुलेशन एक इकट्ठे हो जाएंगे तो उसे बोला जाएगा कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब समझ में आ रहा है कि कम्युनिटी का मतलब ये होता है कि जब सारे अलग अलग प्रकार के पॉपुलेशन एक जगह पे रहे, उसे बोला जाएगा कम्युनिटी। जैसे कि तुम्हारे घर में तुम रहते हो, तुम्हारे पेरेंट्स रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, दादा दादी रहते हैं, तो वो क्या है, क्या पॉपुलेशन है। लेकिन क्या तुम्हारे घर में सिर्फ पॉपुलेशन रह रही, कम्युनिटी नहीं रह रही। क्या तुम्हारे घर में कॉकरोच है,
क्या छिपकली आती हैं? क्या बैक्टीरिया होंगे? क्या फंगस भी होंगे? इनकी भी तो पॉपुलेशन है जो कि तुम्हारे साथ एक घर में रह रही है। ये भी तो तुम्हारे परिवार का एक हिस्सा है। इसीलिए तुम्हारा घर भी एक कम्युनिटी है। समझ में आ रहा है? उसके बाद ये कम्युनिटी, अब जब ये कम्युनिटी, जब सारे ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन होगा, जब सारे अलग अलग स्पीसीज के पॉपुलेशन के बीच में इंटरेक्शन होगा, तो उसे बोलते हैं कम्युनिटी। अब जब यही कम्युनिटी किसके साथ इंटरेक्ट करे? एबायोटिक फैक्टर, नॉन लिविंग थिंग के साथ। नॉन लिविंग थिंग के साथ जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, वाटर, इन सब के साथ, एयर, इन सब के साथ जब इंटरेक्शन होता है तो उसे बोला जाता है इकोसिस्टम। किसी भी कम्युनिटी का जो इंटरेक्शन है वो नॉन लिविंग थिंग जैसे कि एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, इन सब के साथ जब इंटरेक्शन हो तो उसे बोला जाता है इकोसिस्टम। जैसे कि प्लांट की पॉपुलेशन, अगर हम जंगल में जाएंगे तो प्लांट को क्या चाहिए? लाइट चाहिए, वाटर भी चाहिए, क्या उसे टेम्परेचर भी चाहिए प्रॉपर ग्रो करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है। क्या उस जो प्लांट स्पीसीज एबायोटिक फैक्टर या फिर नॉन लिविंग थिंग के साथ तो इंटरेक्ट कर ही रही है, इसके अलावा क्या ह्यूमन और जानवर भी इंटरेक्ट कर रहे हैं उसके साथ, उससे अपना फूड लेके। तो ये पूरा जो इंटरेक्शन हो रहा है आपस में, कम्युनिटी का भी और साथ के साथ नॉन लिविंग थिंग का भी। नॉन लिविंग थिंग में जैसे कौन कौन आएंगे? लाइट, टेम्परेचर, एयर, वाटर। उसे क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम। और इस इकोसिस्टम को और क्या बोला जाता है? इस इकोसिस्टम को और बोला जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी, फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इकोसिस्टम लेवल पे क्या होता है? फूड का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि प्लांट को मान लो अगर फूड फॉर्म करना है तो फूड फॉर्म करने के लिए उसे नॉन लिविंग थिंग की भी जरूरत है, नॉन लिविंग फैक्टर की भी जरूरत है। जैसे कि उसे लाइट भी चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए, क्या करने के लिए? फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तब वो जाके क्या बना पाएगी? फूड बना पाएगी। इसीलिए क्या है यहाँ पर क्या जरूर, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? फंक्शनल यूनिट। क्योंकि यहाँ पर फूड का फॉर्मेशन होगा, फूड का सिंथेसिस होगा। ये हो गया इकोसिस्टम। यहाँ तक समझ में आ गया? इसके बाद आता है लैंडस्केप। लैंडस्केप स्टूडेंट्स, जो लैंडस्केप होता है वो दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक प्लेन एरिया होता है और एक हिली एरिया होता है। एक प्लेन एरिया होता है और एक हिली एरिया होता है। जैसे कि जो ये, अगर हम इंडिया की बात करें तो जो कश्मीर वाला एरिया है, हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है, उत्तराखंड वाला एरिया है, ये क्या है? हिली एरिया। हिली एरिया मतलब पहाड़ी एरिया। इसके बाद लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश में आ जाएं, साउथ में पूरा चले जाएं, तो वो क्या है? वहां पर कोई पहाड़ी एरिया है? नहीं है, ये पूरे प्लेन एरिया है। तो यहाँ पर जो लैंडस्केप, जो भू दृश्य की अगर बात की जाए, वो जो बनावट होती है लैंड की, वो दो टाइप की होती है। या तो वो प्लेन होता है या तो वो हिली होता है। हिली मतलब पहाड़ी एरिया। समझ में आया? तो ये लैंडस्केप, तो ये एक लैंडस्केप में मान लो अगर एक प्लेन की बात करें तो उसमें कई सारे इकोसिस्टम आ सकते हैं। इसीलिए ये जो लैंडस्केप है वो बड़ा होगा और ये इकोसिस्टम क्या होगा? छोटा होगा लैंडस्केप से। क्योंकि इकोसिस्टम में मान लो एक होता है पॉन्ड इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो ये जो प्लेन एरिया है इसमें अपना तालाब भी आता है, अपने फॉरेस्ट भी आते हैं, अपना ग्रास भी आता है। तो कई सारे इकोसिस्टम एक प्लेन एरिया में है, इसलिए लैंडस्केप बड़ा है। इसके अलावा लैंडस्केप के बाद आता है, लैंडस्केप के बाद आता है बायोम। लैंडस्केप के बाद क्या आता है? बायोम। और बायोम के बाद आता है बायोस्फीयर। तो देखो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिज्म का मतलब समझ में आ गया? ऑर्गेनिज्म जो होता है सबसे बेसिक यूनिट होती है इकोलॉजी की स्टडी। और हम ऑर्गेनिज्म में स्टडी क्या करते हैं? फिजियोलॉजी की स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी मतलब समझ पा रहे हो? अगर प्लांट की बात करें तो हम उसमें फोटोसिंथेसिस की स्टडी करेंगे, रेस्पिरेशन की स्टडी करेंगे। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो उसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी करेंगे। तो ये उसकी क्या है? फिजियोलॉजी है। तो ऑर्गेनिज्म लेवल पे हम उसके फिजियोलॉजी की स्टडी करेंगे। समझ में आया? इसके बाद आता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। कई सारे स्पीसीज, सेम स्पीसीज के अगर ऑर्गेनिज्म का ग्रुप अगर होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन बोलेंगे।
इसके अलावा कम्युनिटी, जब अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन, अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन एक एरिया में एक ही टाइम पे रहें तो उसे क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। समझ में आ रहा है। इसके बाद आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में दो फैक्टर आ जाते हैं, एक होता है एबायोटिक फैक्टर, एक होता है बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो होते हैं नॉन लिविंग, और बायोटिक मतलब जो कि लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो इंटरेक्शन है, लिविंग मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स, और नॉन लिविंग मतलब लाइट, टेम्परेचर, वाटर, एयर। ये समझ में आ गया। और इस इकोसिस्टम को क्या बोला जाता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कि फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी किसे बोला जाता है, तो आंसर क्या है, इकोसिस्टम। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस लेवल पे क्या होता है, फूड का सिंथेसिस होता है, और फूड के सिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है, एबायोटिक फैक्टर्स। इसके अलावा लैंडस्केप की बात करें तो लैंडस्केप दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लेन एरिया, एक होता है हिली एरिया। ये है प्लेन एरिया और ये है हिली एरिया। अब आते हैं, यहां तक तो हमने पढ़ लिया लैंडस्केप तक। अब लैंडस्केप के बाद आता है बायोम। तो बायोम जो होता है स्टूडेंट्स, बायोम को हम, एक ऐसा एरिया होता है, एक जियोग्राफिकल एरिया होता है जिसे हम पूरे वर्ल्ड लेवल पे, पूरे अर्थ के लेवल पे हम क्या करते हैं, इसे डिटरमाइन करते हैं। ये डिटरमाइन कैसे करते हैं, जैसे कि मान लो स्टूडेंट्स, ये है अर्थ। अर्थ का जो सबसे सेंटर लाइन होता है उसे बोलते हैं क्या, इक्वेटर। अब इस इक्वेटर से अगर हम 25 डिग्री अगर हम ऊपर जाएं या नीचे जाएं, तो यहाँ पर जो ये वाला, तो ये एक बायोम बन जाएगा। मतलब जिस भी एंगल पे जाएंगे तो ये पूरा एरिया जो अर्थ में आता है वो एक क्या है, बायोम है। जैसे कि समझ लो, ये है अपना इंडिया, ठीक है। ये है अपना साउथ अमेरिका, यहाँ पर क्या है, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर क्या है, यूरोप। ऐसे करके ये पूरे अर्थ में जो क्या है, पूरे कंट्रीज, पूरे कॉन्टिनेंट क्या है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब यहाँ पर अगर, अब यहाँ पर एक बायोम बन रहा, मतलब बायोम मतलब एक एरिया जो कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस इक्वेटर से। तो इस इक्वेटर से मान लो मैं 25 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाऊंगा, तो इस 25 डिग्री सेल्सियस ऊपर वाला जो एरिया है, इस 25 डिग्री के अंदर अंदर जो एरिया है, मान लो ये जो यूरोप का एरिया है, ये जो नॉर्थ अमेरिका का एरिया है, और ये मेरे इंडिया का जो कश्मीर वाला एरिया है, तो यहाँ पर जो भी एटमॉस्फियर, एनवायरमेंट जो होगा वो एक जैसा होगा। अब जब एनवायरनमेंट एक जैसा है तो यहाँ पर जो भी वेजिटेशन होंगी, जो भी फसलें होंगी वो भी एक जैसी होंगी। इसके अलावा यहाँ पर जो टेम्परेचर भी होगा वो भी एक जैसा होगा। जो प्लांट में लीफ होंगी वो भी एक जैसी होंगी, क्योंकि बायोम क्या है, सेम है। ये पूरा एक बायोम है। इस बायोम को मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो बायोम होता है यहाँ पर, इसे बोलते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक बायोम है स्टूडेंट्स, जिसमें जो भी कंट्री आएगा, जो भी कंट्री के जो भी एरिया आएंगे, उस एरिया में क्या होगा, टेम्परेचर सेम होगा, एनवायरमेंट एक जैसा होगा, यहाँ पर जो वेजिटेशन होंगी वो भी एक जैसी होंगी। क्या बायोम का मतलब समझ पा रहे हो। ये बायोम अर्थ लेवल पे बोला जाए तो अगर मैं इक्वेटर से नापूं तो यहाँ पर 25 डिग्री ऊपर, 25 डिग्री नीचे, यहाँ पर जो भी एरिया है उसे ये पूरा एक बायोम है पूरे अर्थ में। इसमें जो भी कंट्रीज आएंगे, जो भी कॉन्टिनेंट आएंगे, इसका जो वेजिटेशन होगा वो एक जैसा होगा। ये समझ में आ रहा, ये बायोम। अच्छा, बायोम को मैंने ये बताया कि लैंड में, मतलब ये अगर अर्थ है तो ये अर्थ के मान लो मैं ऊपर जा रहा हूँ या नीचे आ रहा हूँ, ठीक है, 25 डिग्री ऊपर 25 डिग्री नीचे, इसके क्या होंगे, वेजिटेशन एक जैसे होंगे। इसके अलावा ये तो मैंने प्लेन प्लेन में नाप लिया, ठीक है। इसके अलावा हिली एरिया भी तो है, तो ये क्या है, बायोम जो होता है, यहाँ पर जो हम इक्वेटर से भी नापते हैं और सी से नापते हैं। तो सी लेवल से जितना भी ऊंचाई होगा वो एक बायोम होगा,
और जो इक्वेटर से मान लो कि हम प्लेन में जाते जाएंगे 25 डिग्री इधर 25 डिग्री इधर, तो ये पूरा एक बायोम है। 25 डिग्री इधर 25 डिग्री इधर, ये एक बायोम बन गया। इसके अलावा अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ तो ये एक बायोम बनता जाएगा, हिली एरिया, जो कि मैं कहाँ से नापूंगा, सी से नापूंगा। ठीक है, तो ये सी से नापते हैं हिली एरिया, और इक्वेटर से ये होता है प्लेन एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम बायोम समझ में आ गया। इसके अलावा हम पढ़ते हैं बायोस्फीयर, जो कि सबसे बड़ा होता है। बायोस्फीयर जो होता है पूरे इकोलॉजी में सबसे बड़ा टर्म होता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में यहाँ पर हम पढ़ते हैं इंटरेक्शन, किसके किसके बीच का इंटरेक्शन, एयर, वाटर और लैंड के बीच का इंटरेक्शन। एयर, वाटर और लैंड के बीच में इंटरेक्शन, इसे क्या बोला जाता है, बायोस्फीयर। एयर मतलब होता है एटमॉस्फेयर, वाटर मतलब होता है हाइड्रोस्फीयर, और लैंड मतलब होता है लिथोस्फीयर। ये तीनों के बीच के जो इंटरेक्शन है इसे क्या बोला जाता है, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर जो होता है सबसे बड़ा। कहने का मतलब तुम ये समझो कि यहाँ पर अब पूरे किसकी बात हो रही, वर्ल्ड की बात हो रही। हम जब बायोम की बात कर रहे थे तो एक पूरे एक सेगमेंट की बात कर रहे थे, बस एक 25 डिग्री ऊपर 25 डिग्री नीचे इसकी बात कर रहे थे। लेकिन अब जब हम बायोस्फीयर बोल रहे हैं तो पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं। अगर तुम समझ पा रहे हो कि ये जो पूरा अर्थ है वो बना ही किससे, एयर, वाटर और लैंड। समझ में आ रहा है? ये बायोस्फीयर जो है ये पूरे अर्थ की बात हो रही, जिसमें इंटरेक्शन होता है किसका, एयर, वाटर और लैंड। आई होप इकोलॉजी का ये बेसिक चीजें तुम्हें समझ में आ गई हो। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी, अब यहाँ पर इकोलॉजी का मतलब तो समझ में आता है और ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में इंटरेक्शन। तो यहाँ पर अब पॉपुलेशन के साथ इंटरेक्शन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पॉपुलेशन का जो भी होता है, पॉपुलेशन की जो सबसे पहली कैरेक्टर होती है जिससे हम डिफाइन करते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी को, वो होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी जो होता है सबसे पहला कैरेक्टर होता है जो कि डिफाइन करता है पॉपुलेशन इकोलॉजी को। तो अब जो पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात करें तो पॉपुलेशन की घनत्व की बात कर रहे हैं हम। पॉपुलेशन की घनत्व की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर एरिया में टोटल कितने पॉपुलेशन हैं, कितने लोग हैं उस पॉपुलेशन की। मतलब कहने की बात करें, अगर मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूँ तो एक एरिया में कितने ह्यूमंस हैं वो उसकी बताएगा पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर ज्यादा ह्यूमन होंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा, अगर कम ह्यूमन होंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम। एक एरिया में सिर्फ ह्यूमन की बात नहीं, प्लांट्स की बात करें, ट्री की भी बात कर सकते हैं, इसके अलावा एनिमल्स की भी बात कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया, टोटल पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया। एक ही एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में जो टोटल पॉपुलेशन है वो क्या डिफाइन करता है, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, कितनी घनी आबादी है ये डिफाइन करता है टोटल पॉपुलेशन पर एरिया। ठीक है, इसके बाद आता है जो दूसरा कैरेक्टर है वो है नेटिलिटी। तो ये जो पॉपुलेशन है कैसे अफेक्ट हो सकता है, नेटेलिटी का मतलब होता है बर्थ रेट, मतलब जितने लोग पैदा हो रहे हैं। अगर मान लो पैदा हो रहे हैं किसी एरिया में तो क्या हो रहा है, आबादी बढ़ेगी, आबादी कम होगी, आबादी बढ़ेगी, आबादी बढ़ेगी, इसका मतलब क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगा या बढ़ेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर बर्थ रेट से क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है। अच्छा, बर्थ रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो बर्थ रेट का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर एक टाइम पे जितने लोग पैदा हो रहे हैं, जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ बर्थ एक पर्टिकुलर टाइम पे हो रही है, उसे क्या बोला जाता है, बर्थ रेट। कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ बर्थ, टोटल बर्थ अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन। कहने का मतलब ये है कि मिड ईयर पॉपुलेशन मतलब जो साल का जो सबसे बीच वाला डेट होता है, साल का जो सबसे बीच वाला टाइम है, उस टाइम पे जितने नंबर ऑफ बर्थ होते हैं, जितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन होते हैं, उससे हम डिवाइड कर देते हैं किसको, नंबर ऑफ बर्थ को, जितना। और ये जो मिड ईयर पॉपुलेशन, वो जो डेट रखा गया है जिससे हम डिवाइड करेंगे, कहने का मतलब ये होता है 1 जुलाई। 1 जुलाई को क्या होता है कि हम उस दिन देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितने हैं। 1 जुलाई को हम कैलकुलेट करते हैं कि उस साल में टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितने हैं, उसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, जितने बच्चे पैदा हुए उस पूरे साल में, जितने बच्चे पैदा हुए डिवाइडेड बाय 1 जुलाई को जितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन थे।
इसे क्या बोला जाता है, बर्थ रेट। समझ में आया? इसके अलावा इसके बाद आता है नेटेलिटी। नेटेलिटी का सॉरी मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट। डेथ रेट मतलब जितने लोग की डेथ हुई, जितने लोगों की डेथ हुई उसका रेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि पूरे साल में जितने लोग मरे और 1 जुलाई को जितनी पूरी पॉपुलेशन थी, मिड ईयर पॉपुलेशन उसे बोलते हैं। ठीक है, तो 1 जुलाई को जितनी पॉपुलेशन थी उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, उस किससे करेंगे हम डिवाइड, टोटल नंबर ऑफ डेथ, जितने लोगों की डेथ हुई पूरे साल में। ठीक है, समझ में आ रहा है? टोटल डेथ हम कब का कैलकुलेट करें, पूरे साल में जितनी डेथ हुई, और मिड ईयर पॉपुलेशन 1 जुलाई को जितनी पॉपुलेशन थी, ये हमने कैलकुलेट करने का क्राइटेरिया रखा जिसे बोलते हैं मोर्टेलिटी या फिर डेथ रेट। इसके अलावा होता है चौथा कैरेक्टर जो कि पॉपुलेशन इकोलॉजी को डिफाइन करता है, जिसे बोलते हैं सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब ये होता है कि जितने नंबर ऑफ फीमेल होती हैं, मतलब हम पूरे कैलकुलेट में, मतलब पूरे एक एरिया में हम कैलकुलेट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितनी है पर 1000 मेल में। 1000 मेल में जितनी नंबर ऑफ फीमेल होती हैं उसे बोलते हैं सेक्स रेशियो। जैसे कि 2011 सेंसस के हिसाब से, 2011 सेंसस के हिसाब से सेक्स रेशियो कितना है, 944। 944 का मतलब ये है कि 944 फीमेल है 1000 मेल में। कहने का मतलब ये है कि फीमेल की पॉपुलेशन कम है किससे, मेल से। केरला जैसे स्टेट जो होते हैं वहां पर फीमेल की पॉपुलेशन ज्यादा है मेल से, तो वहां पर क्या है, जो वहां की जो सेक्स रेशियो आएगी वो 1000 से ज्यादा आएगी, क्योंकि वहां पर 1000 मेल से ज्यादा है फीमेल्स। हरियाणा जैसी स्टेट में जहां पर फीमेल अगर होती है तो वहां पर अबॉर्ड करवा देते हैं, फीमेल्स होने नहीं देते, तो वहां पर क्या होता है कि जो फीमेल की पॉपुलेशन होती है वो कम होती है, इससे 1000, तो वहां पर बहुत कम हो जाता है, सेक्स रेशियो होता है। ठीक है, ये हो गया सेक्स रेशियो। तो हम यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी को हम सॉरी इकोलॉजिकल पिरामिड को हम 4 चीजों से डिफाइन करते हैं। पहला तो होता है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी, दूसरा होता है बर्थ रेट, तीसरा होता है डेथ रेट, डेथ रेट को मोर्टेलिटी बोला जाता है, बर्थ रेट को नेटेलिटी भी बोला जाता है। इसके अलावा आता है सेक्स रेशियो। जो सेक्स रेशियो है, जो सेक्स रेशियो है वो अपना चौथा कैरेक्टर है जो कि डिफाइन करता है पॉपुलेशन इकोलॉजी। सेक्स रेशियो का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ये क्या बताता है, सेक्स रेशियो को बताता है। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी, अच्छा एक बात बताओ, किसी पर्टिकुलर एरिया, कोई एक एरिया है वहां पर एक पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन की एक डेंसिटी है, या तो कम हो सकती है तो ज्यादा हो सकती है, ठीक है, या तो बैलेंस्ड हो। तो यहाँ पर अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी अफेक्ट किस किस चीजों से हो सकता है। एक बात बताओ, अगर कोई एरिया है वहां पर जो पॉपुलेशन है, अगर उस पॉपुलेशन में अगर बर्थ हो रहा है तो क्या पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। अगर मान लो वहां पर अगर डेथ हो गया किसी का, अगर वहां पर लोगों की डेथ हुई तो उससे क्या पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी, पॉपुलेशन जो आबादी है वहां पर उसकी जो डेंसिटी है वो क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर मान लो उस एरिया में, ये तो एक हो गया कि पैदा हुए तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ी, अगर डेथ हुआ तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम हुई। लेकिन अगर कोई दूसरे एरिया से उस एरिया में आ रहा, मान लो हम एक इंडिया की अगर बात करें पूरे, अगर मान लो उस इंडिया में, इस इंडिया जो पूरा एक एरिया है इसमें अगर पॉपुलेशन, अगर बर्थ हुआ तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही, अगर डेथ हुई तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी। अगर मान लो इंडिया में कोई बाहर से दूसरे कंट्री से आया तो भी तो इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, तो दूसरे एरिया से आया तो भी पॉपुलेशन डेंसिटी, लेकिन इंडिया से भी तो कोई लोग बाहर जाते हैं तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी। तो यहाँ पर एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना इसे क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। माइग्रेशन नाम तुमने पहले भी सुना होगा, जैसे कि स्कूल से निकलते हो दूसरे स्कूल में जाते हो 12th के बाद तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता होगा सबको, क्यों मिलता है, क्योंकि तुम एक स्कूल से दूसरे, तो माइग्रेशन का मतलब होता है एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना, इसे क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। लेकिन अगर मैं अपने एरिया की बात करूं, अपने इंडिया की बात करूं, तो इसमें अगर कोई बाहर से अंदर आ रहा, मेरे देश में आ रहा,
तो उसे क्या बोलेंगे, इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन मतलब होता है बाहर से अंदर आना, बाहर से मेरे एरिया में आना। अगर मेरे एरिया से कोई बाहर जा रहा है तो उसे बोलते हैं ई माइग्रेशन। तो अगर अंदर आ रहा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, मतलब अगर इमिग्रेशन हो रहा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। कोई बाहर जा रहा है या ई माइग्रेशन हो रहा है तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगा। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन डेंसिटी किससे किससे अफेक्ट होता है। कि मान लो नेटेलिटी, नेटेलिटी मतलब क्या होता है, बर्थ रेट होता है, बर्थ रेट, ठीक है। अगर यहाँ पर बर्थ हो रहा, अगर बर्थ हो रहा तो उससे क्या होगा, अगर बच्चे रिप्रोड्यूस हो रहे, बच्चों का जन्म हो रहा, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। इसके अलावा कोई बाहर से अंदर आएगा, कोई बाहर से अंदर आएगा तो भी तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। इमाइग्रेशन, आई फॉर इमिग्रेशन, सॉरी आई फॉर इमिग्रेशन और आई फॉर इन, इमिग्रेशन मतलब इन मतलब अंदर आना। तो इमिग्रेशन, आई फॉर इमिग्रेशन, कोई बाहर से अंदर आया तो ये इससे क्या होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस लगाया है, यहाँ पर भी प्लस लगाया है, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं मोर्टेलिटी की। अगर डेथ होगा, मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, डेथ, डेथ होगा तो उससे क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी घटेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ई माइग्रेशन की, तो इससे भी पॉपुलेशन डेंसिटी घटेगी। ई माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि कोई दूसरे एरिया में चले जाए। ई फॉर ई माइग्रेशन, ई फॉर एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर जाना, कोई बाहर चले जाए तो उसे क्या बोलते हैं, ई माइग्रेशन। ई माइग्रेशन का मतलब होता है पॉपुलेशन, इससे क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी। और इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब अंदर आना, इससे क्या होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। यहां तक आ गया समझ में। इसके बाद जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, किसी भी एरिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि एन, ये क्या है, एन का मतलब है नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है उसके अगर हम ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है, टोटल ग्रोथ, टोटल पॉपुलेशन एट टाइम टी। तो मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो पहले से वहां पर पॉपुलेशन प्रेजेंट है उसे हम डिनोट करते हैं एनटी से। और जो पॉपुलेशन वहां पर पहले से प्रेजेंट है उसमें क्या हो सकता है, बर्थ हो सकता है, बर्थ रेट। तो बर्थ होगा, जब यहाँ पर बर्थ रेट बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। और इसके अलावा यहाँ पर और कोई अगर बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो उससे क्या होगा, इमिग्रेशन, जिसे क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब बाहर से अंदर आना, तो इससे भी क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी घट किससे सकती है, एक तो क्या हो गया, डेथ, अगर किसी की डेथ होगी तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी। इसके अलावा क्या है, ई माइग्रेशन। ई माइग्रेशन का मतलब होता है ई फॉर ई माइग्रेशन, ई फॉर एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर जाना, कोई अगर अंदर से बाहर की तरफ जाएगा तो उससे क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी घटेगी। तो ये होता है पॉपुलेशन ग्रोथ का फॉर्मूला, जिसमें क्या होता है कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसमें कितने पॉपुलेशन, कितने लोगों का बर्थ हुआ, कितने लोग बाहर से अंदर आए, माइनस कितने लोगों का डेथ हुआ और कितने लोग बाहर गए। ये होता है पॉपुलेशन ग्रोथ का फॉर्मूला। इसके अलावा हम पढ़ते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड डिफाइन करने के लिए है कि कौन से एरिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है, कौन से एरिया में पॉपुलेशन घट रही है और कौन से एरिया में पॉपुलेशन स्टेबल है। तो यहाँ पर हम तीन टाइप का जो पिरामिड है वो हम देखेंगे। एक होता है एक्सपेंडिंग, जहां पर क्या होगी, पॉपुलेशन बढ़ रही होगी। दूसरी होती है स्टेबल, जहां पर ना पॉपुलेशन बढ़ रही ना घट रही। इसके अलावा होती है डेक्लाइनिंग। डेक्लाइनिंग का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन का घटना। तो यहाँ पर एक्सपेंडिंग मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही, स्टेबल मतलब बराबर और डेक्लाइनिंग मतलब पॉपुलेशन यहाँ पर घट रही।
तो यहाँ पर हम जब पॉपुलेशन घट रही है बढ़ रही, ये हम कैसे चेक करेंगे? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी एरिया में कौन सा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है। जैसे कि 14 साल से जो कम वाले, देखो 3 रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होते हैं। एक होता है प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का मतलब वो होता है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते वो रिप्रोड्यूस जो कि करने से पहले वाले बच्चे, जो कि बच्चे होते हैं, जिनकी उम्र होती है 14 साल से पहले तक की, उसे बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। इसके अलावा होता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वो होती है जो कि रिप्रोड्यूस कर सकती है। जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उसे बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। जो रिप्रोड्यूस करने वाले से पहले वाली जो एज ग्रुप होती है उसे बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जो कि बच्चे होते हैं, जो जिनकी उम्र 14 साल से कम होती है, जिनमें प्यूबर्टी नहीं आती है। इसके अलावा 14 से 55 ईयर्स वाले क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले होते हैं। इसके अलावा अब जो 55 से इसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, अब उसके बाद जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते उसे बोलते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जो कि बुजुर्ग होते हैं। तो जो बुजुर्ग होते हैं उनकी उम्र क्या होगी? 55 साल से ऊपर, जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसे बोलते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जो कि पहले कभी रिप्रोड्यूस कर सकते थे अब नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हमें 3 लोगों की पिरामिड देखने, 3 एज ग्रुप देखने, बच्चे, बड़े और बुजुर्ग। बच्चे, बड़े और बुजुर्ग। बच्चे जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। बड़े जो कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जो कि बुजुर्ग हैं, जो कि अब पहले कर सकते थे अब नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब इसी का पिरामिड बना के हमें क्या डिफाइन करना है कि वो जो एरिया है वहां पर एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है या फिर स्टेबल पॉपुलेशन है या फिर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। अगर आप सब कॉमन सेंस लगाओ, तो अगर आप सब कॉमन सेंस लगाओ तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन कहाँ पर होगी? एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन कहाँ पर होगी? जहां पर पॉपुलेशन बढ़ रहा होगा। और पॉपुलेशन बढ़ रहा होगा ये हम कैसे देख पाएंगे? जहां पर कौन ज्यादा होगा? बच्चे ज्यादा होंगे या बुजुर्ग ज्यादा होंगे? बच्चे जहां ज्यादा होंगे, जहां पर बच्चे ज्यादा होंगे वहां पर क्या होगी? एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होगी। मतलब बच्चे ज्यादा हो रहे, और बच्चे ज्यादा हो रहे मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही। पॉपुलेशन बढ़ रही इसका मतलब वहां पर एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है। अब एक बात बताओ, स्टेबल कहां पर होगा? जहां पर कौन ज्यादा होगा? बच्चे ज्यादा होंगे, बुजुर्ग ज्यादा होंगे, या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ज्यादा होगी? यहाँ पर क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, जो पैदा कर सकते हैं, वो ज्यादा रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे। जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, वो ज्यादा रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, कम ही रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसके वजह से क्या होंगे? बच्चे भी कम होंगे, लेकिन लगभग बराबर बराबर पॉपुलेशन है। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप भी, बड़े भी बराबर, बड़े और ये जो बच्चे हैं ये लगभग बराबर बराबर हैं। इसलिए यहाँ पर क्या है? स्टेबल पॉपुलेशन है। लेकिन इसके बाद आता है डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग में क्या होता है कि पॉपुलेशन घट रही। पॉपुलेशन घट रही इसका मतलब बच्चे कम होंगे। बच्चे कम होंगे इसका मतलब जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो बच्चे रिप्रोड्यूस नहीं कर रही। इसी वजह से वहां पर जो पिरामिड आएगा वो डिक्लाइनिंग पिरामिड आएगा। जैसे कि आप देखो ये वाला जो पिरामिड है, ये यहाँ पर जो मैंने बताया है ये पिरामिड, ये जो शुरू के पिरामिड है ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव। इस पिरामिड में हमने 3 एज ग्रुप रखे हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो कौन सा एज ग्रुप? बूढ़े, बड़े और बच्चे। तो यहाँ पर देखो कि बच्चों की पॉपुलेशन क्या यहाँ पर ज्यादा दिख रही है? क्या यहाँ पर बच्चों की पॉपुलेशन ज्यादा है? ये रेड वाली लाइन जो कि बच्चों के लिए ही ये बड़ी है बाकी के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब यहाँ पर बच्चे ज्यादा हैं। और बच्चे ज्यादा हैं तो यहाँ पर पॉपुलेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। और जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कौन सा पिरामिड है? एक्सपेंडिंग पिरामिड। कौन सा पिरामिड है? एक्सपेंडिंग पिरामिड। एक्सपेंडिंग पिरामिड है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होंगे? बच्चे ज्यादा होंगे। यहाँ पर रिप्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, रिप्रोडक्शन रेट ज्यादा है। और ये कौन से टाइप के कंट्रीज में देखने को मिलता है? डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज कौन सी कंट्रीज होती हैं? जो कि डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि कौन? इंडिया और चाइना। इसके अलावा आते हैं, अगर अगला पिरामिड देखो तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, बूढ़े, बड़े और बच्चे। तो यहाँ पर अगर बच्चों की
और बड़ों की जो पॉपुलेशन या फिर रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव की जो पॉपुलेशन है वो एक जैसी है। ये येलो लाइन और रेड लाइन को देखो, येलो लाइन जो कि बड़ों के लिए है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लिए है, और बच्चों के लिए प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ये लाइन लगभग सेम है, एक जैसी है। तो एक जैसी है इसका मतलब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और मतलब बड़ों का जो एज ग्रुप है और जो बच्चों का एज ग्रुप है वो लगभग सेम सेम है, उनकी पॉपुलेशन लगभग सेम सेम है। और जब सेम सेम है तो इसका मतलब क्या, ये पॉपुलेशन स्टेबल है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, स्टेबल पिरामिड। ये स्टेबल पिरामिड कहाँ देखने को मिलता है, डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज मतलब वो कंट्रीज जो डेवलप हो चुकी हैं, जो डेवलप हो चुकी हैं। तो इस और जो डेवलप हो चुकी हैं वो कंट्री कौन है, क्या यूएसए है, ठीक है। तो यूएसए में कौन सा टाइप का पिरामिड देखने को मिलेगा, स्टेबल टाइप का। इसके अलावा आता है, अब यहाँ पर देखो, अब इस वाले पिरामिड में देखो, क्या ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव बूढ़े, रिप्रोडक्टिव बड़े जो कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और प्रीप्रोडक्टिव बच्चे। अब यहाँ पर देखो, बूढ़ों की तो जनसंख्या कम होनी चाहिए, उन्होंने रिप्रोड्यूस किया, बड़ों की जनसंख्या बढ़ी। अभी जो बड़े जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, ये जब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आए तब उन्होंने क्या किया, रिप्रोड्यूस नहीं किया, तब उन्होंने रिप्रोड्यूस नहीं किया। और जब रिप्रोड्यूस नहीं किया तो क्या हो गया, बच्चे कम हो गए। अब बच्चे कम हो गए तो बच्चे रिप्रोड्यूस हो ही नहीं रहे, तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन कम होगा, और पॉपुलेशन कम होगा तो यहाँ पर इसे क्या बोलेंगे, डेक्लाइनिंग पिरामिड। कौन सा पिरामिड बोलेंगे, डेक्लाइनिंग पिरामिड। और इस टाइप का जो पॉपुलेशन है ये हमको दो कंट्रीज में देखने को मिल रहा, जापान में और स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये ऐसी कंट्रीज है जहां पर क्या हो रहा, पॉपुलेशन घट रही, क्योंकि यहाँ के लोग बच्चे रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, डिक्लाइनिंग पिरामिड। तो पिरामिड जो है इकोलॉजिकल पिरामिड है, इसमें हमें तीन टाइप के पिरामिड देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, डेक्लाइन, स्टेबल, एक्सपेंडिंग, डेक्लाइनिंग। एक्सपेंडिंग मतलब जहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही हो, जहाँ पर बच्चे ज्यादा होंगे, बच्चे ज्यादा होने का मतलब प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ज्यादा होगा। इसके अलावा स्टेबल, जहां पर रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव दोनों बराबर बराबर हों तो वहां स्टेबल। और डिक्लाइनिंग, जहां पर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ज्यादा है लेकिन बच्चे कम हैं, मतलब प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कम है, तो वहां पर क्या होगा, पॉपुलेशन घटेगी। पॉपुलेशन घटेगी इसका मतलब वहां पर कौन सा पिरामिड, डिक्लाइनिंग पिरामिड देखने को मिलेगा। समझ में आया। इसके अलावा अब हम देखेंगे ग्रोथ कर्व। पिरामिड अगर समझ में आ गया हो तो इसके बाद हम देखेंगे क्या, ग्रोथ कर्व। ग्रोथ कर्व जो होता है एक ऐसा कर्व है, एक ऐसा ग्राफ है जिसमें हम पॉपुलेशन की ग्रोथ की स्टडी करते हैं, ठीक है, कि वहां पर पॉपुलेशन कैसे बढ़ रहा। अब ध्यान से देखो, तो ग्रोथ कर्व यहाँ पर जो सबसे पहला ग्रोथ कर्व पढ़ेंगे वो होगा सिग्मॉइड और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। कौन सा ग्रोथ कर्व, सिग्मॉइड या फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व बोलते हैं इसे। इस सिग्मॉइड इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ग्रोथ कर्व बनता है वो एस शेप्ड बनता है। कौन से शेप का बनता है, एस शेप्ड बनता है, इसलिए बोलते हैं इसे सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। अब यहाँ पर हम ग्रोथ कर्व बनाते किसके किसके बीच में, टाइम और पॉपुलेशन डेंसिटी के बीच में। जैसे जैसे टाइम होता जाएगा वैसे वैसे पॉपुलेशन डेंसिटी उसकी कैसी होगी, उस हिसाब से यहाँ पर क्या बन रहा, ग्राफ बन रहा। तो देखो स्टूडेंट्स, तो जैसे जैसे अब मान लो कि यहाँ पर पॉपुलेशन, एक कोई एरिया है, उस एरिया में पॉपुलेशन नहीं थी, उस एरिया में मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं थे। अब कोई ऑर्गेनिज्म आए, ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म आए, उन ऑर्गेनिजम्स ने अब क्या कर रहे, रिप्रोड्यूस करना चालू कर दिए। अब जैसे जैसे रिप्रोड्यूस करना चालू करेंगे, देखो जैसे जैसे रिप्रोड्यूस करना चालू करेंगे तो धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ते जा रही बढ़ते जा रही बढ़ते जा रही, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होंगे कि बहुत सारे अब पॉपुलेशन, अब मान लो कि वहां पर दो लोग थे, दो लोग बढ़ाते बढ़ाते कितने हो गए, 100 हो गए, लेकिन अब वो 100 के 100 रिप्रोड्यूस करेंगे। अब जब 100 के 100 रिप्रोड्यूस करेंगे तो पॉपुलेशन और तेजी से बढ़ेगा, तो एक टाइम के बाद पॉपुलेशन और तेजी से बढ़ेगा। यहाँ पर पहले धीरे धीरे बढ़ रहा था, पहले धीरे धीरे बढ़ रहा था,
लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि सब मैक्सिमम जो लोग हैं वो अपना पूरे के पूरे मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन रिप्रोड्यूस करेंगे, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, पॉपुलेशन अब बढ़नी बंद हो जाएगी। क्यों बढ़नी बंद हो जाएगी? क्योंकि कोई एक एरिया है, उस एरिया की अपनी एक कैपेसिटी है। जो कितने ऑर्गेनिज्म, मान लो उस एरिया में जितने भी रिसोर्सेस हैं वो सिर्फ 1000 लोगों को कैरी करने की कैपेसिटी है। वो 1000 लोगों को ही खाना पीना खिला सकती है, वो 1000 लोगों का ही भरण पोषण कर सकती है। तो वहां पर अगर मान लो 1000 से अगर ज्यादा लोग होंगे तो क्या होगा, क्या वो संभाल पाएगी वो एरिया? वो एरिया नहीं संभाल पाएगा। जैसे कि तुम सामान लेने जाते हो, जैसे कि तुम सामान लेने जाते हो, एक पॉलीथीन लेते हो, पॉलीथीन में तुम उतना ही सामान रख सकते हो जितना वो कैरी कर सकता है। ज्यादा रखोगे तो वो क्या होगा, पॉलीथीन फट जाएगा। ठीक है, तो पॉलीथीन वो फट जाएगा, तो उतना ही सामान रखते हो, तो उसकी एक कैपेसिटी है कैरी करने की। तो वैसी एक एरिया की भी कैपेसिटी है कि वो एक लिमिटेड लोगों को ही रख सकता है, क्योंकि वहां पर रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है। तो एक बात बताओ, तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ी, लेकिन क्या यहाँ पर, तो फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, एक टाइम के बाद यहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी, स्टेशनरी आ जाएगा, यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ना रुक जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो लोग थे वो क्या रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिए? नहीं, वो रिप्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन होता क्या है कि नेचर अपने आप उनको देख लेगा। जैसे कि यहाँ पर जैसे समझो, यहाँ पर जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही, अब जैसे कि मान लो यहाँ पर एक स्टेशनरी फेज हो गया, अब यहाँ पर पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत बढ़ता है, लेकिन फिर उसके बाद फिर कम हो जाता है, फिर बढ़ता है, फिर कम हो जाता है। तो बढ़ने के बाद कम कैसे हो जाता है? अब रिसोर्सेस कम है, खाने पीने की सामान कम है, रिसोर्सेस कम है, लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ी। अब लेकिन पॉपुलेशन बढ़ी, अब पॉपुलेशन के सामने रिसोर्सेस तो कम है, तो अब उस कम चीज को खाने के लिए क्या होंगे, आपस में लड़ेंगे। मान लो एक जंगल है, वहां पर पूरे क्या लगे हैं, सब्जी के पौधे लगे हैं, सब्जी के पेड़ हैं, प्लांट्स हैं, फ्रूट्स हैं। अब वहां पर पॉपुलेशन बढ़ी, वहां पर कैपेसिटी थी 1000 लोगों की, लेकिन मान लो 1100 लोग हो गए, मतलब 1100 लोग हो गए। ठीक है, 1100 लोग हो गए। अब वो 1100 लोग क्या करेंगे, अब वो 1100 लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, रिसोर्सेस कम है, तो आपस में क्या करेंगे, लड़ेंगे। और जब आपस में लड़ेंगे, तो आपस में जब लड़ेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, आपस में एक दूसरे को किल करेंगे। और जब एक दूसरे को किल करेंगे तो पॉपुलेशन फिर से कब तक लड़ेंगे, जब तक वो कंपटीशन खत्म नहीं हो जाता। और कंपटीशन खत्म कब होगी, जब पॉपुलेशन वापस से 1000 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ा, लड़े, कब तक लड़े, जब तक पॉपुलेशन बराबर नहीं होगी, फिर बढ़ा, फिर लड़े, कब तक लड़े, जब तक कंपटीशन खत्म नहीं हो जाती। तो यहाँ पर क्या रहेगा, स्टेबल ही रहेगा। यहाँ पर इसलिए इस फेज को क्या बोला जाता है, स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज मतलब अब पॉपुलेशन का ग्रोथ यहाँ पर रुक गया, अब यहाँ पर पॉपुलेशन इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि यहाँ पर अब कैपेसिटी खत्म हो चुकी है उस एरिया की। ठीक है, इसके अलावा इसे बोलते हैं एसिम्प्टोट फेज। इस स्टेशनरी फेज को एक और नाम से बोला जाता है एसिम्प्टोट फेज। इसके अलावा जो एरिया की जो कैपेसिटी होती है, जो एरिया की जो कैपेसिटी होती है पॉपुलेशन को कैरी करने की, उसे बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, इस कैरिंग कैपेसिटी को डिनोट किससे किया जाता है, के से। ठीक है, इस कैरिंग कैपेसिटी को डिनोट किससे किया जाता है, कैरिंग के से। तो कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि एक एरिया जितने लोगों को कैरी करने की कैपेसिटी होती है उसे बोला जाता है कैरिंग कैपेसिटी, उसे डिनोट किया जाता है के से। और ये जो फेज है जहां पर पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो करती है, इसे बोला जाता है लॉग फेज। और ये जो फेज है जहां पर पॉपुलेशन रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है, धीरे धीरे बढ़ती है, उसे बोलते हैं लैग फेज। ठीक है, तो तीन टाइप के फेज देखने को मिलेंगे, कौन से कर्व में, सिग्मोइड कर्व में, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, जिसे और दूसरे नाम से जाना जाता है एसिम्प्टोट फेज। लैग फेज में धीरे धीरे बढ़ेगी, लॉग फेज में बहुत तेजी से बढ़ेगी, और स्टेशनरी फेज में पॉपुलेशन का ग्रोथ होना रुक जाएगा। अब यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ना बंद हो जाएगी। ठीक है,
यहाँ पर क्यों क्यों बढ़ने बंद हो गए, क्योंकि यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी आ गया, कैपेसिटी से ज्यादा नहीं बढ़ पाई। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके अलावा अब आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो जो इस टाइप का ग्राफ शो करते हैं, जिस टाइप के पॉपुलेशन इस टाइप की ग्रोथ को शो करते हैं, उन्हें बोलते हैं के सिलेक्टेड स्पीसीज। ऐसे स्पीसीज जो कि इस टाइप के ग्रोथ को शो कर रहे हैं उसे बोलते हैं के सिलेक्टेड स्पीसीज। के सिलेक्टेड स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जिनका साइज, मतलब कुल मिला के जो हमारे बड़े ऑर्गेनिज्म, बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, इनकी बात हो रही। तो ये क्या करते हैं, तो ये जो लार्ज, तो ये आते हैं के सिलेक्टेड स्पीसीज में। और ये के सिलेक्टेड स्पीसीज कैसे होते हैं, क्या इनकी बॉडी साइज लार्ज होती है, क्या हमारी बॉडी साइज लार्ज है, बिल्कुल है। क्या हमारे जो प्रोजेनी होते हैं उनकी भी जो साइज होती है लार्ज होती है, बिल्कुल होती है। आगे जब हम पढ़ेंगे जे शेप्ड कर्व, उसमें समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोजेनी होते हैं वो कम होते हैं। प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे, बच्चे होते हैं या तो क्या होते हैं बड़े ऑर्गेनिज्म, एक या दो या तीन या चार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होते हैं कि नंबर ऑफ प्रोजेनी क्या होते हैं, कम होते हैं। इसके अलावा जो प्रोजेनी की साइज होती है वो लार्ज होती है, और जो बॉडी साइज होती है वो भी लार्ज होती है। के सिलेक्टेड स्पीसीज, के सिलेक्टेड स्पीसीज कौन से स्पीसीज हैं जो कि क्या शो करते हैं, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। ये वाला ग्रोथ कर्व जो भी शो करेगा उन्हें बोलते हैं के सिलेक्टेड स्पीसीज। इसके अलावा यहाँ पर जो इनकी ग्रोथ रेट होती है उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर जो ग्रोथ रेट होता है उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है dn/dt इक्वल टू Rn ब्रैकेट में 1 माइनस n बाय k। यहाँ पर जो R है उसका मतलब होता है इंट्रिंसिक रेट। इस इंट्रिंसिक रेट का मतलब होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। ठीक है, ये हो गया बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। और ये इस n का मतलब होता है ऑलरेडी प्रेजेंट पॉपुलेशन। n का मतलब होता है जो कि उस एरिया में पहले से पॉपुलेशन प्रेजेंट है। इसके अलावा 1 माइनस n बाई के, n का यही मतलब है ऑलरेडी, सेम मतलब है ऑलरेडी प्रेजेंट पॉपुलेशन। और यहाँ पर जो k है, यहाँ पर जो k है इसका मतलब है कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये वाला जो ग्रोथ कर्व है, ये वाला जो ग्रोथ कर्व है अभी रिसेंटली पीएनएसटी के एग्जाम में आया है, जो कि अभी हुआ था कुछ दिन पहले। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया ग्रोथ कर्व का फॉर्मूला। यहाँ पर किसको क्या बोला जाता है ये समझ में आ गया। आर का मतलब है इंट्रिंसिक रेट जो कि होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। एन का मतलब है ऑलरेडी प्रेजेंट पॉपुलेशन। 1 माइनस एन बाय के में जो एन है उसका भी मतलब सेम ही है, ऑलरेडी प्रेजेंट पॉपुलेशन। और के का मतलब है कैरिंग कैपेसिटी। यहाँ पर सिग्मोइड कर्व में जो के सिलेक्टेड स्पीसीज हैं उनके अगर ग्रोथ रेट निकालने की बात की जाएगी तो वो ऐसे निकलेगा इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहाँ पर याद क्या क्या रखना है, ग्राफ कितने फेज होते हैं, लैग फेज, लॉग फेज, कैरिंग कैपेसिटी। इसके अलावा स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज का दूसरा नाम है एसिम्प्टोट फेज। कैरिंग कैपेसिटी को किससे डिनोट किया जाता है, के से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा के सिलेक्टेड स्पीसीज कैसे होते हैं, लार्ज साइज होते हैं। इसके अलावा कम नंबर, लेस नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कम बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। और जो के सिलेक्टेड स्पीसीज होते हैं उनका जो ग्रोथ रेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Rn 1 माइनस n बाय के। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो 1 माइनस n बाय के है इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कभी अगर एग्जाम में 1 माइनस एन बाय के ना देखे, के माइनस एन बाय के दे तो ये भी सही है। ठीक है, इसके बाद आता है जे शेप कर्व। तो जे शेप कर्व में होता क्या है, यहाँ पर भी कर्व देखेंगे टाइम और पॉपुलेशन डेंसिटी के बीच में। तो ये जो कर्व है ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे कि इंसेक्ट, जैसे कि बैक्टीरिया, तो ये क्या करते हैं, जैसे कि अगर तुम ध्यान से देखो तो जैसे ही इनका टाइम आता है ग्रो करने का तो ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं। जैसे कि बारिश के बाद वाला मौसम होता है, बारिश का मौसम होता है, उस टाइम पे क्या होता है, कई सारे कीड़े, कई सारे इंसेक्ट्स
कई सारे बैक्टीरिया बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, चारों तरफ इंसेक्ट ही इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। रात को जब लाइट चालू करते हैं तो बहुत सारे इंसेक्ट्स आने लगते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, वो बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर ग्राफ तुम देखोगे तो यहाँ पर बहुत तेजी से यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक टाइम के बाद इनकी जो लाइफ स्पैन होती है, ये लोग बहुत कम टाइम तक जीते हैं। तो ये इकट्ठे बढ़ते हैं, लेकिन जब गिरते हैं तो एक साथ गिरते हैं। इनकी जो डेथ होती है एक साथ गिरती है, इनकी पॉपुलेशन जो होती है एक साथ गिरती है। तो पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगी और बहुत तेजी से गिरेगी। तो यहाँ पर जो देखने को मिलेगा वो है लैग फेज, और यहाँ पर जो फेज होता है जहां पर बहुत तेजी से बढ़ते हैं उसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। बहुत तेजी से यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, बहुत तेजी से इनकी घटती भी है। तो ये जो है वो क्या है, क्रैश, इनकी पॉपुलेशन क्रैश हो जाती है। तो ये जो जे शेप्ड कर्व है, बहुत तेजी से बढ़ा, ये जो बहुत तेजी से बढ़ा, ये कौन सा कर्व होता है, जे शेप्ड कर्व होता है। तो पॉपुलेशन बहुत तेजी से, कौन से ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, ये बहुत तेजी से बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही कंडीशन इसके अगेंस्ट जाएगी, जैसे ही एनवायरमेंट इनके अगेंस्ट जाएगा, तो बहुत तेजी से ये लोग अपना पॉपुलेशन क्रैश हो जाता है इनका, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्पीसीज यहाँ पर देखने को मिलते हैं उन्हें बोलते हैं आर सिलेक्टेड स्पीसीज। यहाँ पर आएंगे आर सिलेक्टेड स्पीसीज। तो आर सिलेक्टेड स्पीसीज होते कैसे कैसे हैं, क्या स्मॉल साइज होते हैं, स्मॉल साइज होते हैं, और इनके जो बच्चे होंगे वो भी कैसे होंगे, स्मॉल साइज होंगे। और यहाँ पर लेकिन ये जो बच्चे प्रोड्यूस करते हैं ये कितने छोटे नंबर में करते हैं, बड़े नंबर पे, बड़े नंबर पे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, बहुत बड़े नंबर पे क्या करते हैं, बच्चे रिप्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला है ग्रोथ रेट का, आर सेलेक्टेड स्पीसीज के जो ग्रोथ रेट का फॉर्मूला है वो आर एन, आर मतलब इंट्रिंसिक रेट। यहाँ पर जो फॉर्मूले में आर है वो आर सिलेक्टेड स्पीसीज के लिए नहीं है, यहाँ पर जो आर है वो इंट्रिंसिक रेट ही है, और यहाँ पर जो एन है वो है ऑलरेडी प्रेजेंट पॉपुलेशन। ये है ग्रोथ रेट, ये है सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, ये है जे शेप ग्रोथ कर्व। तो यहाँ पर दो टाइप के ग्रोथ कर्व होते हैं, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, जे शेप ग्रोथ कर्व। सिग्मोइड ग्रोथ कर्व देखने को मिलता है ए सिलेक्टेड स्पीसीज में, जे शेप ग्रोथ कर्व देखने को मिलता है आर सिलेक्टेड स्पीसीज। लार्ज लार्ज बॉडी साइज किसकी होती है, के सिलेक्टेड स्पीसीज। स्मॉल बॉडी साइज आर सिलेक्टेड स्पीसीज। लार्ज नंबर ऑफ बच्चे कौन प्रोड्यूस करते हैं, के सिलेक्टेड स्पीसीज, सॉरी आर सिलेक्टेड स्पीसीज। और लेस नंबर ऑफ बच्चे कौन प्रोड्यूस करते हैं, के सिलेक्टेड स्पीसीज। सिग्मोइड ग्रोथ कर्व के सिलेक्टेड स्पीसीज, जे शेप्ड कर्व आर सिलेक्टेड स्पीसीज। समझ में आ रहा। इसके अलावा पिरामिड कितने टाइप के होते हैं, स्टेबल, एक्सपेंडिंग, डेक्लाइन। स्टेबल में प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप किसके बराबर होगी, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के। आर एक्सपेंडिंग ग्रोथ कर्व, एक्सपेंडिंग पिरामिड, एक्सपेंडिंग पिरामिड में क्या होगा कि यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ज्यादा होंगे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप से, मतलब बच्चे ज्यादा होंगे। डिक्लाइनिंग में बच्चे कम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो बच्चे कम होंगे, पॉपुलेशन घटेगी। ये हो गया तीन टाइप के पिरामिड, समझ में आया। इसके अलावा और क्या देखा था हमने, पॉपुलेशन इकोलॉजी को कौन कौन, पॉपुलेशन इकोलॉजी के कैरेक्टर कौन कौन से हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी को हम किससे किससे डिफाइन कर सकते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, एक क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी, दूसरा बर्थ रेट, तीसरा डेथ रेट, चौथा सेक्स रेशियो, ठीक है। इसके अलावा ये हमने इकोलॉजी के टर्म्स पढ़े थे। सबसे बड़ा जो होता है वो होता है बायोस्फीयर। एबायोटिक बायोटिक फैक्टर कहाँ आते हैं, इकोसिस्टम में। फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी किससे बोला जाता है, इकोसिस्टम को। फिजियोलॉजी लेवल पे स्टडी कहाँ करते हैं हम, ऑर्गेनिज्म पे। सेम स्पीसीज सॉरी अलग अलग स्पीसीज के जो पॉपुलेशन है अगर वो एक ही जगह पे रहे तो उसे क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। सेम स्पीसीज के लोग, सेम स्पीसीज का जो ग्रुप है वो एक एरिया में रहे तो उसे क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। समझना, ये हो गया, ये हमने देखे पॉपुलेशन इकोलॉजी के टॉपिक्स।
आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, जो भी हमने अभी पॉपुलेशन इकोलॉजी के टॉपिक्स पढ़े उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम देखो। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो किसी भी पॉपुलेशन में जो लार्ज साइज इंडिविजुअल होते हैं, जो भी लार्ज साइज पॉपुलेशन होती है, उनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो भी लंबे समय तक जीते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या होते हैं, तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है वो स्लो होता है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो पॉपुलेशन लार्ज साइज के होते हैं, जिनकी लाइफ स्पैन लंबी होती है, जो लंबे समय तक जीते हैं, उसमें कौन से टाइप का ग्रोथ कर्व देखने को मिलेगा। ऑप्शन है एस शेप्ड, जे शेप्ड और जेड शेप्ड। तो हमने दो टाइप के कर्व पढ़े, एक एस शेप्ड कर्व जिसे बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व, और एक जे शेप्ड कर्व। तो सिग्मॉइड किस में देखने को मिलता है, के सिलेक्टेड स्पीसीज। और के सिलेक्टेड स्पीसीज क्या थे, लार्ज साइज या स्मॉल साइज, लार्ज साइज थे। तो जब वो लार्ज साइज थे तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा, एस शेप कर्व। उसी की तो बात कर रही, लार्ज साइज इंडिविजुअल और लॉन्ग लाइफ स्पैन, जो लंबा जीते हैं और जिनकी साइज लार्ज होता है, वो हमको कौन से कर्व में, एस शेप कर्व में। जेड शेप में तो छोटे छोटे थे, बढ़ते थे फिर गिरते थे। तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, एस शेप कर्व। ठीक है, पहला क्वेश्चन सभी को क्लियर है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पढ़ूं, कि जब हम फिजियोलॉजी की बात हम कौन से लेवल पे करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि फिजियोलॉजी की स्टडी हम कौन से लेवल पे पढ़ते हैं। हमने स्टार्ट किया था, हम इकोलॉजी की स्टडी कहाँ से करते हैं, ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, ऐसे करके हमने बायोस्फीयर तक पढ़ा था। तो ऑर्गेनिज्म लेवल पे हम क्या करते हैं, स्टडी, फिजियोलॉजी की स्टडी करते हैं। क्या मैंने बताया था, जब प्लांट्स की बात करेंगे तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, फिर उसके बाद जब हम ह्यूमंस की बात करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब इनकी फिजियोलॉजी है। इसी की स्टडी करेंगे हम ऑर्गेनिज्म लेवल पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजी। इकोलॉजी की बात हम क्या, फिजियोलॉजी की हम बात कहाँ पर करेंगे, क्या हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म लेवल पे। तो यस, इसका आंसर होगा ऑर्गेनिज्म लेवल पे। ऑर्गेनिज्म लेवल पे हम स्टडी करेंगे किसकी, फिजियोलॉजी की, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा ये अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है, ग्राफ याद करो, जो भी दो ग्राफ मैंने याद कराए थे, उस ग्राफ में जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है, जब वो पहुंच जाए कहां तक, कैरिंग कैपेसिटी तक, अगर वो कहां तक पहुंच जाए, कहां तक, कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाए, वो कैरिंग कैपेसिटी, इसका मतलब ये है कि वो अब कैपेसिटी तक पहुंच चुके हैं, उस कैपेसिटी तक जहां पर वो कैरी कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। तो अगर वो कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाए तो उसे क्या बोलेंगे यहाँ पर, अब एसिम्प्टोट फेज या फिर स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज वो फेज होता है जहां पर पॉपुलेशन की ग्रोथ, पॉपुलेशन डेंसिटी की ग्रोथ रुक जाती है, और वो जगह होता है कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। उस कैरिंग कैपेसिटी, वो कैपेसिटी जहां पर अब वो उतना ही कैरी कर सकता है, उससे ज्यादा कैरी नहीं कर सकता। ठीक है, ये ग्राफ, ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, यही ग्राफ पूछा था अभी जो रिसेंटली पीएनएसटी की एग्जाम में। तो इस ग्राफ में क्या पूछा है, इस ग्राफ में पूछा है कि इसमें से जो भी ए बी सी, यहाँ पर जो भी स्पेस दिया हुआ ए बी सी, इसमें से कौन सा करेक्ट लेबल्ड डायग्राम है, मतलब यहाँ पर कौन सी लेबलिंग सही है। यहाँ पर जैसे कि
यहाँ पर दिया है पहला जो ऑप्शन है बी जो है वो लॉजिस्टिक कर्व है, तो ये बी के लिए लॉजिस्टिक कर्व बोला है। तो बी क्या लॉजिस्टिक कर्व है? कितने टाइप के कर्व पढ़े थे हमने? जे शेप्ड कर्व और क्या पढ़ा था? एस शेप्ड कर्व। क्या एस शेप्ड कर्व को हम लॉजिस्टिक कर्व बोल रहे थे? सिग्मॉइड कर्व को लॉजिस्टिक कर्व बोल रहे थे, तो वो तो एस शेप्ड होता है, जे शेप्ड तो नहीं होता है। तो यहाँ पर लेकिन क्या बोला? बी के लिए लॉजिस्टिक कर्व जो कि जे शेप्ड है। लॉजिस्टिक कर्व कौन सा होगा? सी वाला होगा। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है क्योंकि जे शेप्ड है बी वाला। सी वाले की बात करें तो सी को बोल रहा है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी यहाँ थोड़ी ना होता, कैरिंग कैपेसिटी तो यहाँ पर होती है जहां पर ग्रोथ पूरी तरह रुक जाता है, जहां पर कैरी करने की कैपेसिटी होती है। इसके अलावा सी को बोल रहे हैं एक्सपोनेंशियल कर्व। एक्सपोनेंशियल कर्व हम कहाँ देखा था? क्या हमने जे शेप कर्व में देखा था जहां पर बहुत तेजी से बढ़ते हैं फिर गिरते हैं? वहां पर होता है एक्सपोनेंशियल कर्व। तो यहाँ पर ये वाला भी गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन। अब यहाँ पर देखते हैं ए को बता रहा है कैरिंग कैपेसिटी। क्या ए यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी है? देखो यहाँ पर क्या यही एरिया होता है जहां पर कैरिंग कैपेसिटी होती है, जहां पर क्या होता है? स्टेशनरी फेज होता है। यहाँ पर स्टेशनरी फेज होता है। क्या इसे हम एसिम्पटोट भी बोलते हैं? तो यहाँ पर ग्रोथ रुक क्यों जाती है? क्योंकि ये पहुंच जाता है कहां तक? कैरिंग कैपेसिटी तक, जिसे हम के से डिनोट करते हैं। और ये कैरिंग कैपेसिटी ए ही है, ए ही डिनोट कर रहा है इस कैरिंग कैपेसिटी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला। ओके, अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? आर सिलेक्टेड स्पीसीज के बारे में। तो आर सिलेक्टेड स्पीसीज किस में होते हैं? एस शेप्ड में या जे शेप्ड में? जे शेप्ड में होते हैं। तो जे शेप्ड में होते हैं तो वहां पर जो ये आर सिलेक्टेड स्पीसीज हैं वो क्या होते हैं? छोटे साइज के होते हैं। छोटे साइज के होते हैं। क्या उनके बच्चे भी छोटे होते हैं? बिल्कुल। क्या वो लार्ज नंबर में बच्चे प्रोड्यूस करते हैं? बिल्कुल लार्ज नंबर पे प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है? लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विथ स्मॉल साइज। प्रोजेनी लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करते हैं, सही बात है। स्मॉल साइज में होते हैं, ये भी सही बात है। ये ऑप्शन तो करेक्ट है। आगे और देखते हैं, लार्ज नंबर में बच्चे प्रोड्यूस करते हैं लेकिन इनकी साइज बड़ी होती है, तो ये तो गलत हो गया। स्मॉल नंबर में बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, यही बात गलत हो गई क्योंकि लार्ज नंबर में बच्चे प्रोड्यूस करते हैं और स्मॉल साइज है, ये तो ठीक बात है, लेकिन बच्चे लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करते हैं। स्मॉल नंबर में बच्चे प्रोड्यूस करते हैं और लार्ज साइज, दोनों ही गलत बात है। साइज स्मॉल होती है और बच्चे लार्ज नंबर में होते हैं, तो ये भी गलत होता है। तो सही ऑप्शन क्या है? फर्स्ट वाला। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि इसके बाद क्या है और बी क्या है। यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी के रेस्पेक्ट में पूछा है। यहाँ पर क्या दिया हुआ? प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। मतलब बी वाले वो होंगे जो कि क्या कर रहे हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी को घटा रहे हैं। और ए वाले वो होंगे, प्लस लगा है, जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ा रहे होंगे। तो बढ़ाने वाले कौन थे? बढ़ाने वाले दो फैक्टर थे, जो कि पैदा हो रहे हैं वो बढ़ा रहे हैं और जो बाहर से अंदर आ रहे हैं वो भी बढ़ा रहे हैं। तो जो पैदा हो रहे हैं उसके लिए नेटेलिटी, बर्थ रेट मतलब नेटेलिटी, और इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मतलब क्या होता है? बाहर से अंदर आना, तो ये बढ़ा रहे होंगे। तो ए वाले देखो कौन कौन से हैं। ए वाले में या तो बर्थ रेट होना चाहिए और इमिग्रेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले वाले में है नेटेलिटी, ए वाले में नेटेलिटी प्लस इमिग्रेशन है और कहीं पर है? और कहीं पर नहीं है। तो इससे ही साफ साफ पता चल जाता है कि आंसर ए होगा। बी वाले में क्या होना चाहिए? मोर्टेलिटी और इमाइग्रेशन, मतलब मरने वाले और बाहर जाने वाले, तो वो आएंगे बी में। तो इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का फॉर्मूला है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, dn/dt इक्वल टू rn kn/k। यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने पहले ही बताया था, एक क्या होता है? dn/dt इक्वल टू rn
1 माइनस एन बाई के, और मैंने क्या बताया था, इसे आर एन के माइनस एन बाई के भी लिख सकते हैं, ठीक है, के माइनस एन बाय के भी लिख सकते हैं। तो के माइनस एन बाय के, यहाँ पर यही सेम फॉर्मूला दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें पूछा है कि कैरिंग कैपेसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैरिंग कैपेसिटी को क्या के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, थर्ड वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। अब यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रोथ के, पॉपुलेशन के ग्रोथ को कौन लिमिट नहीं करता, कौन नहीं रोकता, मतलब पॉपुलेशन की ग्रोथ को कौन कम नहीं कर रहा, पॉपुलेशन की ग्रोथ को कौन बढ़ा रहा है। तो पॉपुलेशन को ग्रोथ को बढ़ाने वाला क्या, फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज कम हो जाएगी तो पॉपुलेशन की ग्रोथ कम हो जाएगी। क्या डिसीज, बीमारी होगी, लोग मरेंगे तो क्या होगा, पॉपुलेशन का ग्रोथ कम हो जाएगा। इसके अलावा आता है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन जो होता है, इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है, कोई बाहर से अंदर आ रहा, और जब कोई बाहर से अंदर आ रहा तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा। तो पॉपुलेशन जब बढ़ेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इमिग्रेशन। बाकी ये सब क्या है, गलत है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये पॉपुलेशन इकोलॉजी के टॉपिक और पॉपुलेशन इकोलॉजी क्वेश्चन